सो आपका जो है, अब देखिए पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो गए। अब यहाँ पे CLS कर दीजिए। और फिर लास्ट में देखिए वो कमांड क्या बोला, CMD पे खोले तो npm run dev। तो npm run dev क्या, आपका जो एप्लीकेशन बना है उसको रन करने के लिए यूज होता है। सो हम लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर रनिंग एप्लीकेशन, फॉर रनिंग एप्लीकेशन। तो हमें क्या कमांड यूज करना है, npm run dev। सो ये कमांड यूज होता है आपका। अब इसको मैं अगर रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे npm run dev है। तो मैं इसको यहाँ पे CMD टर्मिनल पे लिखूंगा अपने VS कोड के अंदर जाके, यहाँ पर npm run और dev, और एंटर कर देंगे। तो ये मेरा एक पोर्ट नंबर पे खोल देगा एप्लीकेशन को। ये देखिए http://localhost और 5173। तो 5173 पोर्ट नंबर है और ये सर्वर का एड्रेस है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C, और एक ब्राउज़र खोल के एक नया टैब खोलेंगे और वहाँ जाके उसको पेस्ट कर देंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए आपका जो पहला एप्लीकेशन है वो बन गया। फर्स्ट एप्लीकेशन आपका क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ यूआई पहले से बना के दिया हुआ है, वीट वालों ने रिएक्ट का कुछ यूआई बना के दिया हुआ है। इसमें इन्होंने एक बटन दिया है, काउंट इज 0 है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये इन्होंने कुछ बेयर मिनिमम एक कॉन्सेप्ट, एक थोड़ा एप्लीकेशन बना के इन्होंने दे दिया है। यहाँ तक सबका क्रिएट होगा कि नहीं ये बताइए आप लोग। क्या एरर बता रहा है, उसको एरर को भेजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ये कौन से कमांड को रन कराने पे एरर आ रहा है बताइए, मिसिंग स्क्रिप्ट वाला। npm run dev को यूज करने पे आ रहा है मिसिंग स्क्रिप्ट dev। ओके, तो पैकेज डॉट जेसन में आपका npm run dev, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट्स कहाँ पे हैं। एक बात बताइए, आपने वीट के थ्रू इंस्टॉल किया है उसको, या कैसे इंस्टॉल किया है। वीट के थ्रू इंस्टॉल किया है या दूसरे तरीके से। वीट के थ्रू किया या दूसरे तरीके से। हाँ, तभी आपका जो है एरर आ रहा है। तो आप क्या करिए ना, आपके में वो npm run dev कमांड नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करिए, आप क्या करिए कि आपके में शायद होगा npm start होगा शायद।
ऐसा करिए, पैकेज डॉट जेसन पे जाइए, उस पर क्लिक करिए, तो आपका ये पैकेज डॉट जेसन खुल जाएगा। इसमें एक स्क्रिप्ट नाम का वो होगा, उसको यहाँ से कॉपी करिए इतना और पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल सी करिए यहाँ से यहाँ तक, स्क्रिप्ट पूरा ऑब्जेक्ट जो है कॉपी करिए और कमेंट में पेस्ट कर दीजिए, तब मैं देख लूँ वहाँ पे क्या क्या आपका स्क्रिप्ट है। ऐसा करके पेस्ट कर दीजिए, ऐसे करके, जैसा मैंने अभी किया है, ताकि मुझे दिख जाएगा स्क्रिप्ट में क्या है। तो यहाँ से मैं कमांड आपको बता सकता हूँ कि क्या कमांड आप यूज़ करिए। ऐसे ही आप अपने वाले में पैकेज डॉट जेसन में जाइए और वहाँ पे स्क्रिप्ट होगा, उस स्क्रिप्ट पूरे ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। क्योंकि मेरे में देखिए npm रन एक कमांड है, उसके बाद स्क्रिप्ट में डेव एक वीट को इंस्टॉल कर रहे हैं, वीट को स्टार्ट कर दे रहा है। तो npm रन डेव में जब कर रहा हूँ तो वीट को स्टार्ट कर दे रहा है, लेकिन आपने वीट के थ्रू इंस्टॉल नहीं किया है, इसलिए वो रन नहीं कर रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि डेव नॉट फाउंड। तो आपका यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, तो मैं वो देख के बताऊंगा कि आपको क्या कमांड चलाना है। ये काम करिए आप और पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। VS कोड में जाइएगा और यहाँ पर आप जाइएगा तो पैकेज डॉट जेसन एक फाइल होगी, उस पर क्लिक करिए और स्क्रिप्ट्स वाले को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। सो आप ये कमांड लिखिए, npm start, ये वाला कमांड लिखिए। जो npm रन डेव है उसकी जगह आप जो भी npm से इंस्टॉल किया है वो ये कमांड लिखिए और बताइए कि अब स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। npm स्टार्ट करके करिए और फिर वहाँ पे बताइए कि आ रहा है कि नहीं। और फिर वहाँ पे एक आपको यूआरएल देगा, उसको आप जो है नया टैब खोल के उसमें पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। npm स्टार्ट लिखिए, टर्मिनल में देखिए आ रहा है, बताइए। आ रहा हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके में वीट नहीं आएगा क्योंकि आपने वीट से नहीं इंस्टॉल किया ना। आपने जो मैंने पहले वाला कमांड बताया था वो npm के थ्रू था, तो आपने वहीं से इंस्टॉल कर लिया है। तो वो भी सही है तरीका, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में ही आपको समझ आएगा। नहीं तो मान लीजिए मैं अलग कर रहा हूँ, आपको अलग, तो प्रॉब्लम होगा। अभी के लिए सही है, चलिए उससे ही चलाइए, कोई बात नहीं। या फिर आप इंस्टॉल कर लीजिए यहीं से। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए जो मेरा कोड है, यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं। एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है, एक पब्लिक नाम का फोल्डर है जिसके अंदर एक इमेज है। तो ये पब्लिक फोल्डर जो होता है ये इमेजेस को रखने के लिए होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा कहीं। उसके बाद एसआरसी में आपका सारा फाइल्स होंगी, और एसआरसी के बाद आपका यहाँ पर एक ES लिंट डॉट आर CGS होता है, ये लिंटिंग के लिए होता है, इसका आपको यूज़ नहीं है। आप लोग बस समझ लीजिए। डॉट गिट इग्नोर फाइल होती है, ये गिट के लिए होती है। तो गिट से कुछ भी फाइल्स हम लोग जो गिट पे नहीं डालना चाहते गिटहब पे, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके अंदर देखिए नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर भी है, तो ये नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर हम लोग गिट पे नहीं भेजते, तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो इससे ये क्या करेगा, गिट समझ जाता है कि ये फाइलें मुझे गिट पर नहीं डालनी है। उसके बाद आपका फर्स्ट फाइल है index.html। अब ये फाइल अब जब आप रिएक्ट यूज़ करोगे तो आपको नहीं बनानी, ये खुद बना के दे देगा। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी फाइल नहीं बनाई, इसमें देखिए इन्होंने अपना बनाया है और एक डिव बनाया है रूट। तो ये एक आपका कंपोनेंट होता है जो कि
रैपर होता है, ये पूरे पूरे एप्लीकेशन का रैपर होता है। मतलब ये जो डिव है रूट, ये पूरे एप्लीकेशन का रैपर है, इसी के अंदर सारी एप्लीकेशन रहती है। अब ये सब काम आपको करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ये सारा काम ये करेगा। उसके बाद इन्होंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया है, ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे, स्क्रिप्ट को जोड़ा है। और इन्होंने एक मेन डॉट जेएसएक्स, अब जेएसएक्स मतलब जेएस या जेएसएक्स एक ही बात हो गई ना, जावास्क्रिप्ट फाइल ही तो है। तो एक एसआरसी के अंदर मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है जावास्क्रिप्ट की, उसको इन्होंने लिंक किया है। और वो एसआरसी फोल्डर यहाँ पर आप देखिए है, जो मैं इन्होंने बोला हुआ एसआरसी के अंदर मेन डॉट जेएसएक्स। तो यहाँ से इन्होंने एसआरसी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है मेन डॉट जेएसएक्स फाइल। अब उसके अंदर हम लोग चलते हैं। तो अब मेन डॉट जेएसएक्स फाइल के अंदर चलेंगे, तो उसके अंदर देखिए यहाँ पे ये सारी इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ये हम आपको आगे बताएंगे क्या होता है ये। और उसके बाद इन्होंने एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाया हुआ है, रिएक्ट डेम क्रिएट रूट का मदद करके। ये सब आपको समझने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्ट आप ना आप खुद कर देगा। तो ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है यहाँ पर इन्होंने एक ऐप कंपोनेंट को इसके अंदर कॉल किया है। ये भी आपको नहीं करना, यहाँ तक सारा काम रिएक्ट कर देगा ऐप तक। तो ऐप ऐप कंपोनेंट एक इन्होंने बनाया। अभी ऐप कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ पर देखिए ऊपर ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल है। तो ये एक ऐप कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट को इन्होंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट का काम क्या है, जो आप लोग मतलब कि इंपोर्ट मतलब हो गया कि कोई दूसरी फाइल है, उसका कुछ कंटेंट आपको इस फाइल में यूज़ करना है, तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो इन्होंने एक कंपोनेंट बनाया ऐप डॉट जेएसएक्स, ये वाला कंपोनेंट, ये देखिए इतना सारा कोड लिखा है इन्होंने, ये ऐप कंपोनेंट है। और इसको इन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। तो जिस चीज़ को आप एक्सपोर्ट करते हो उसी को इंपोर्ट कर सकते हो, और सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप इन्होंने लिखा हुआ है। तो ऐप क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है इन्होंने, देखिए फंक्शन ऐप। और इसी को इन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल से। और इसको फिर यहाँ पर इन्होंने मेन डॉट जेएसएक्स फाइल में यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम। और ये फाइल का पाथ दिया हुआ है डॉट स्लैश, क्योंकि यहाँ पे करंट डायरेक्टरी में है ऐप। तो ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल से ऐप को जो फंक्शन था उसको इन्होंने निकाल लिया है, और उसको यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो ये बस ऐसा। अब लेकिन अब जो कॉल रिएक्ट में होगा वो टैग की तरह होगा, जैसे आप लोग एचटीएमएल लिखते थे ना वैसे कॉल होगा। जो कंपोनेंट होते हैं वो ऐसे कॉल होते हैं, ये कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की तरह लिखा जरूर हुआ है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट यहाँ पे टैग की तरह माने जाएंगे। तो आप जो है जब भी ऐप को यहाँ पे कॉल करोगे तो आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। तो ऐप कॉल हो गया, तो ऐप में जितना भी आपका कोड लिखा होगा, जितना भी सीएसएस फाइल होगा, वो सब दिखने लग जाएगा मेन डॉट जेएसएक्स में। तो और मेन डॉट जेएसएक्स कहाँ पे है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। तो कहने की बात ये है सिंपल सी, कि तीनों फाइलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और मेन जो कोड ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो रन होता हुआ, यहाँ पर ये सारा कोड कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल में लिखा है, और उसको कनेक्ट कर दिया मेन से, और मेन को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। तो ये तीनों चीज़ें आपको नहीं करनी है, तीनों चीज़ें ये रिएक्ट करके देगा। बस आपको इसके आगे अब बनाना है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। और उसके बाद इनके पास पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन है, ये फाइल तो आप जानते ही हो, पैकेज इंस्टॉल करने के लिए होती है। उसके बाद एक readme डॉट एमडी है, ये नोट्स के लिए होती है। वाइट कॉन्फिग डॉट जीएस है, ये वीट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके लिए होती है, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक पहले आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ें तब। बताइए यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है, बताइए। यहाँ तक सबने कर लिया है? फोल्डर स्ट्रक्चर आपका बन गया ऐसा? तो आगे बताएं फिर, रिस्पॉन्स करिए फास्टली। तो हम लोग फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए, अब आपका जो पहला एप्लीकेशन बना है वो ऐसा दिख रहा है, और आपको अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। मान लीजिए इसमें एक नया कंपोनेंट आपको बनाना है, वो नीचे रहे। तो आप क्या कर सकते हो, एक नया कंपोनेंट अपना बना सकते हो। कहाँ पे, देखिए यहाँ पर इन्होंने कंपोनेंट बना रहा है क्या, ऐप डॉट जे एस एक्स। मैं एक कंपोनेंट अपना बनाता हूँ कस्टम डॉट जे एस एक्स। तो एसेट्स, ये जो एस आर सी है इसी पे आप राइट क्लिक करिए, क्योंकि इसी के अंदर आपका बना हुआ है ऐप डॉट जे एस एक्स। तो यहाँ पर न्यू फाइल पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करिए। ये ध्यान रखिए एस आर सी के अंदर आप बना रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक और इसका पहला अक्षर बड़ा होगा फाइल का, क्योंकि ये कंपोनेंट है। तो कस्टम कस्टम डॉट जे एस एक्स, ध्यान से देख लीजिए, कस्टम डॉट जे एस एक्स, और एंटर कर देंगे। तो एक फाइल देखिए यहाँ पर मेरी बन गई कस्टम डॉट जे एस एक्स। एम्प्टी फाइल है, अभी इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ऐप डॉट जे एस एक्स ऊपर एक फाइल है और ये कस्टम डॉट जे एस एक्स है। ये मैंने अपनी बनाई कस्टम, और ये मैं एक अपना नया कंपोनेंट बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं बना रहा मैं। और इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे। तो कंपोनेंट मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन ही होता है कंपोनेंट। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, फंक्शन, फंक्शन, और यहाँ लिख देंगे कस्टम। जो ऊपर मैंने नाम दिया था वही दे देंगे। इसका पहला अक्षर बड़ा है, देखिए कंपोनेंट है, और उसके बाद ऐसे करके और करली ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे सिंपल। तो अब ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न लिखूंगा। रिटर्न के अंदर हम लोग एचटीएमएल लिखते हैं, ध्यान रखिए इसमें। और यहाँ पर फिर आपका, यहाँ पर एचटीएमएल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप बॉडी के अंदर जो डिव वगैरह लगाते थे वो लिख सकते हैं। तो ये इतना अच्छा काम कर दिया इन्होंने कि एचटीएमएल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे जो आपको दिखाना है वो लिखिए। तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा सिंपल सा इसके अंदर। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये रिटर्न जो करता है वो एक ही कंपोनेंट करता है। तो जो भी आप बनाइए ना रैपर उसका बना दीजिएगा, क्योंकि ये मल्टीपल कंपोनेंट को एक साथ नहीं कर सकता। मान लीजिए एक एरर इसमें पता है क्या आता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। और मैं यहाँ पर एक H1 लिख देता हूँ, दिस इज माई ओन कंपोनेंट, फुल स्टॉप। सेव करते हैं। तो अभी ये मैंने कंपोनेंट तो बना लिया, लेकिन मैंने इसको अभी इंटीग्रेट नहीं किया। तो मैं यहाँ पहले इसको एक्सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके नीचे आके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फिर ये फाइल का नाम क्या है, कस्टम सेमीकोलन। तो ये आपके एक्सपोर्ट हो जाएगी अब यहाँ से। अब इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अब आता हूँ ऐप डॉट जे एस एक्स में, नहीं आऊँगा मैं। सो मैंने अपना एक कस्टम कंपोनेंट बना लिया है, फंक्शन रिटर्न, और इसमें है दिस इज माई ओन कंपोनेंट। और इसको अब कहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मेन डॉट जेएसएक्स में, जहाँ पे ऐप का कंपोनेंट भी यूज हुआ है। तो मैं मेन डॉट जेएसएक्स में जाऊँगा, यहाँ पर एक ऐप कंपोनेंट है। अब मैं यहाँ एक इम्पोर्ट करूँगा और अपना कंपोनेंट, तो यहाँ पर लिखूंगा इम्पोर्ट। और मैंने अपने कंपोनेंट का नाम क्या रखा था, कस्टम, इम्पोर्ट कस्टम फ्रॉम। फिर यहाँ पे अपना पाथ देंगे, तो डॉट करंट डायरेक्टरी में है डॉट स्लैश। अब यहाँ पर देखिए कस्टम डॉट जेएसएक्स आ रहा है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो मेरा कस्टम जो कंपोनेंट है वो एक्सपोर्ट हो गया वहाँ से, और यहाँ मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँगा तो कैसे करूँगा, टैग की तरह करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए कस्टम, और इसको सेव कर दीजिए। और अब हम लोग देखते हैं चल के कि क्या दिख रहा है। तो देखिए नीचे मेरा दिस इज माई ओन कंपोनेंट भी दिख रहा है। अब देखिए ये मैंने अभी ऐड किया है। तो कितना बढ़िया चीज़ है, देखिए ये जो इनका पुराना था इसी के नीचे मेरा दिस इज माई ओन कंपोनेंट आ गया। अब अगर आप ये को इसको जो है, ये जो कस्टम है इसको ऊपर कर देते हो ऐप के, कंट्रोल एक्स और ऐप के, तो ऊपर दिखेगा। देखिए दिस इज माई ओन कंपोनेंट ऊपर आ रहा है। इतना आप लोग पहले करिए, बताइए।
इतना हो रहा है आपसे कि नहीं? ये कोड है आपका फंक्शन कस्टम का। हो जाए तो बताइएगा, करके बताइए अगर हो जाता है आपसे, और अगर इसमें कुछ इशू आ रहा है तो वो भी बताइए। पूनम जी, आपके में मेन फाइल नहीं होगा, लेकिन आपके में app.jsx फाइल है ना? आप एक काम कर सकते हो पूनम जी, वो जो app.jsx फाइल है उसको आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो ग्रुप में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, वो उसका जो app.jsx फाइल है वो आप भेज दीजिए तो मैं उससे कर दूंगा। और रिचार्ज जी आपको कहाँ से बताना है, शुरू से बताना है क्या? ओके, काम करते हैं। पूनम जी आप क्या करिए कि अपना जो फोल्डर है वो डिलीट कर लीजिए और वीट के थ्रू इंस्टॉल कर लीजिए। यही कर सकता हूँ मैं, क्योंकि फिर आपके में कुछ और फिर आगे चेंज आएगा। तो जितना भी लोगों ने रिएक्ट को npm के थ्रू इंस्टॉल किया था वो मत करिएगा। आप लोग क्या करिए, यहाँ से जाइएगा, फोल्डर में जाइए, प्रैक्टिस के अंदर रिएक्ट जेएस है ना, रिएक्ट जेएस के अंदर जितना भी फोल्डर है सबको डिलीट कर लीजिए। और अगर आपको बताना है तो मैं बता भी देता हूँ कि वीट के थ्रू कैसे इंस्टॉल करेंगे। सो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए कि कैसे करना है, सारा शुरू से देख लीजिए। तो मैं भी कर देता हूँ, और पूनम जी आप भी कर लीजिएगा जहाँ से आपका छूटा है, और ऋचा जी आप भी जो है जहाँ से आपको करना है वो बता देंगे, तो सारा हो जाएगा। और फिर आज फिर ये वाली क्लास यहीं एंड कर देंगे। इसके बाद हम लोग आज जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आएगा समझेंगे। सो इसको देख लेते हैं पहले। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ पर जाइए और ये फाइल फोल्डर में रिएक्ट जेएस के अंदर जाइएगा, तो माई फर्स्ट ऐप जो है इसको डिलीट कर लीजिएगा। अब मैं शुरू से करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, डिलीट कर लीजिएगा इसको। यहाँ से डिलीट हो जाएगा, इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि और आप वीएस कोड और ये सब बंद कर लीजिएगा तभी डिलीट होगा, नहीं तो ये कहेगा कि आपका यूज में है। तो देखिए मेरा डिलीट हो गया। अब रिएक्ट जेएस के अंदर कुछ भी नहीं है, तो अब मैं रिएक्ट जेएस के अंदर आता हूँ और यहाँ पर सीएमडी को ओपन करूंगा। सीएमडी को ओपन कर लिया सिंपल। और इसके बाद आप वीट की वेबसाइट पर चलेंगे, यहाँ पर ब्राउज़र खोलेंगे और वीट की वेबसाइट, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर वीट पाएंगे और ये जो कमांड है ना npm create वीट @latest, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको वीएस कोड में अपना पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। और यहाँ पर npm create वीट @latest, तो इसको करेंगे। तो ये मुझसे अभी कोई क्वेश्चन पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो मैं यहाँ कर लूँगा फर्स्ट डैश रिएक्ट डैश ऐप, और एंटर कर लेंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किसका बनाना है, तो मैं एरो की जो नीचे वाला उससे डाउन जाऊंगा, रिएक्ट को सेलेक्ट करके एंटर मार दूंगा। अब इसमें मुझे पूछ रहा है कि टाइप स्क्रिप्ट चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट, तो मैं नीचे जाऊंगा और जावा स्क्रिप्ट पे एंटर मार दूंगा। तो देखिए मेरा जो पहला ऐप है वो बन गया। अब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मुझे जाना होगा, तो सी डी, और जो मेरा ऐप का नाम था फर्स्ट डैश रिएक्ट डैश ऐप, तो उसके अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, कोड डॉट करके वीएस कोड में इसको ओपन कर लूँगा, तो ये वीएस कोड में मेरा ओपन हो जाएगा।
और उसके बाद अब देखिए VS कोड में ओपन हो गया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा फर्स्ट रिएक्ट ऐप बन गया। अब उसके बाद इसको बड़ा कर लेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑल्ट टी कर लेंगे, ऑल्ट टी, न्यू टर्मिनल। अब यहाँ पर हम लोग इसको सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी आने दीजिए। फिर यहाँ पर npm इंस्टॉल नाम का कमांड रन कराएंगे, क्योंकि यहाँ टर्मिनल में भी आपको दे रहा होगा, देखिए npm इंस्टॉल। तो उससे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, npm इंस्टॉल। तो यहाँ पर आपके सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए। अब मैं यहाँ CLS कर लूँगा, क्लियर स्क्रीन, तो इससे सारा जो आउटपुट है प्रीवियस वो हट जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए आपकी फाइल्स हैं सारी। अब मैं क्या करूँगा, इनको रन करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वीट में क्या लिखता हूँ, npm run dev। तो एंटर कर लेंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये मुझे यूआरएल दे देगा। इस यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, सिंपल HTTP लोकल होस्ट 5173 को कॉपी करेंगे और यहाँ पर चल के एक नया टैब खोल के वहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, तो मेरा जो ये रिएक्ट का ऐप है वो चालू हो जाएगा, जिसमें एक बटन भी है, देखिए यहाँ पे। इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फिर 0 हो जाएगा। और देखिए सो अब इतना बन गया। उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि कस्टम कंपोनेंट बनाते कैसे हैं। तो देखिए index.html फाइल जो होती है वो एक HTML फाइल है जो आपकी मेन फाइल है। और इसके अंदर जब हम लोग चलेंगे तो इसके अंदर देखिए डिव बना हुआ है रूट नाम का और एक स्क्रिप्ट है। अब ये स्क्रिप्ट के अंदर main.jsx फाइल है जो कि src फोल्डर के अंदर है। तो अगर हम लोग src को खोलते हैं और उसके अंदर एक main.jsx फाइल है, उस पर जाते हैं, तो उसके अंदर इन्होंने एक ऐप कंपोनेंट बना रखा है। यहाँ पर देखिए app.jsx नाम से एक फंक्शन बना रखा है, उसको कंपोनेंट बोलते हैं। तो इन्होंने एक कंपोनेंट बना रखा है app.jsx नाम से, उसको main.jsx में इन्होंने इंपोर्ट किया है और यहाँ कॉल कर दिया है। कंपोनेंट को हम लोग ऐसे टैग के थ्रू कॉल करते हैं। तो कस्टम कंपोनेंट अपने नाम का बना लेते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कस्टम कंपोनेंट, कस्टम नाम से चाहिए कंपोनेंट जो कि क्या करे, एक हेडिंग को यहाँ पे दिखाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एसआरसी के अंदर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगा। और न्यू फाइल में क्या लिख देंगे, कस्टम डॉट जे एस एक्स, और एंटर कर देंगे। तो मेरी एक कस्टम डॉट जे एस एक्स फाइल बन गई। अब इस कस्टम डॉट जे एस एक्स फाइल में क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे पहले ऐप वाले में बना हुआ है वैसे ही। तो मैं फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन, और इसका जो नाम होगा वो भी कस्टम रहेगा, CUSTOM। यहाँ पर देखिए कस्टम बड़ा रहेगा, पहला अक्षर बड़ा रहेगा, और फंक्शन की तरह इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखिए ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया। अब इसके अंदर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न में हम लोग अपना UI रिटर्न करेंगे। तो UI मतलब यूज़र इंटरफेस जो हम लोग बना रहे हैं। तो उसमें मैं एक डिव बनाऊंगा, यहाँ पे मैं HTML लिखूंगा सारा, और यहाँ पर मैं H1 लिख दूंगा, दिस इज माई ओन कंपोनेंट। तो मेरा ये पहला एक कंपोनेंट है, मैंने ऐसा लिख दिया। और अब इस कंपोनेंट को, कस्टम कंपोनेंट जो मैंने बनाया, इसको मैं यहाँ नहीं यूज़ कर सकता ना, क्योंकि मुझे तो इसको लगाना पड़ेगा जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ सारे कंपोनेंट को। तो उसके लिए मुझे यहाँ इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फाइल का नाम तो कस्टम, जो मेरा फंक्शन का नाम है, सेव कर लिया। अब इसको एक्सपोर्ट तो किया, अब मुझे जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं main.jsx में जाऊँगा और यहाँ जैसे app.jsx फाइल इंपोर्ट हुई है, वैसे मैं लिख दूंगा इंपोर्ट कस्टम फ्रॉम, और फाइल पाथ दे देंगे कहाँ पे है, तो डॉट करेंट फोल्डर में डॉट स्लैश, फिर ये बताने लग जाएगा कस्टम डॉट जेएसएक्स, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे।
तो ये मेरा कस्टम जो कंपोनेंट है ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसको यूज़ कहाँ करना है, तो मैं उसके नीचे यूज़ कर लूँगा। ऐप के नीचे यूज़ करना है तो यहाँ पर कस्टम, और ये मैंने अपना खुद का कंपोनेंट बना दिया। सेव करते हैं तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम इसका यूआई देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए नीचे हेडिंग आपका दिखने लग गया, दिस इज़ माई ओन कंपोनेंट। अगर आप इसको ऊपर दिखाना चाहते हो तो ऐप जो कंपोनेंट है उसके ऊपर दे दो, कंट्रोल वी, और उसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं रेटियर के थ्रू। तो देखिए आपका, सेव करते हैं इसको, तो अभी ये ऐसा दिख रहा है। देखिए अब ऊपर दिखेगा। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? एक बार बताइए, हुआ आपसे? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। सो अब इसमें आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए एक और कंपोनेंट बनाना है आपको, तो भी बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट आप बना सकते हो। अब जो मैंने कस्टम डॉट जैसे उसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं उसको हेडर देता हूँ क्योंकि वो ऊपर है। तो मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पर चल के हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने कस्टम डॉट जेएसएक्स फोल्डर बनाया था इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो मेरा यहाँ पर फाइल है कस्टम, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रीनेम करता हूँ। तो एरर आ जाएगा क्योंकि जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो फाइल सेम ही होना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हेडर डॉट जेएसएक्स, और एंटर कर देंगे तो हेडर बन गई। अपडेट इंपोर्ट्स भी पूछ रहा है, देखिए अब जैसे मैंने इसको चेंज किया तो अपडेट इंपोर्ट्स फॉर हेडर डॉट, मतलब जो आपका फाइल था मैंने वहाँ पे क्या नाम दिया था इंपोर्ट करते टाइम, वहाँ पर तो मैंने उसका नाम दिया था कस्टम। तो फिर वही पूछ रहा है, तो यस कर देंगे आप इसको, क्योंकि ये कह रहा है कि हेडर डॉट जेएसएक्स जो आपने नाम चेंज किया वो हर जगह करना है। तो मैं कहता हूँ हाँ, तो सारी जगह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लेकिन ये फाइल का ही नाम इसने ये पाथ ही चेंज किया है, तो यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, HEADER हेडर। और मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये इसको भी कस्टम जो है इसको भी हेडर कर लूँगा, हर जगह हेडर। और यहाँ पर जो कस्टम है इसको भी हेडर कर दूँगा। तो ये हेडर कंपोनेंट आपका बन गया, HEADER हेडर। सेव करते हैं, देखिए अब रेड जो आ रहा था वो हट गया, और इसको भी सेव कर लेंगे। तो अब ये हेडर कंपोनेंट है। और यहाँ पर देखिए, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो कुछ एरर आ रहा है क्या इसमें, इंपोर्ट हेडर, सॉरी यहाँ पर कस्टम है तो यहाँ पर भी हेडर करना पड़ेगा, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पर HEADER हेडर कर लेंगे, सेव करेंगे। सो आपका आप देखिए अब आने लगा। तो ये हेडर बन गया, और उसके नीचे अब मुझे एक फुटर भी चाहिए जो नीचे लिखा हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक और क्रिएट करेंगे फाइल, क्या SRC के अंदर एक और फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, और उसका नाम रखेंगे फूटर, FOOTER फूटर डॉट JSX, और एंटर कर देंगे। अब इसके अंदर भी फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन FOOTER फूटर, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे एक और H1। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, H1 एक और लगाते हैं। div पहले बनाएंगे, div, और उसके बाद इसमें H1, और इसमें क्या लिख देंगे, दिस इज माई ओन फूटर कंपोनेंट, फूटर कंपोनेंट। तो आपका ये फुटर कंपोनेंट सेव करते हैं। अभी इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर लिख देंगे फुटर, FOOTER फुटर, सेव कर देंगे। अब इसको भी इंपोर्ट करना है मेन डॉट जेएसएक्स फाइल में। तो हम लोग यहाँ चल के हेडर के नीचे या कहीं भी आप इंपोर्ट फुटर, FOOTER फ्रॉम डॉट स्लैश पाथ देंगे आप, फुटर डॉट जेएसएक्स, सेव कर दिया। अब फुटर को आपको यूज़ करना है ऐप के नीचे, तो आप यहाँ आके FOOTER फुटर सेव कर लेंगे। तो अब इसको देखेंगे चल के आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर ऊपर दिस इज़ माई ओन कंपोनेंट आ रहा था, सॉरी इसको भी मैं हेडर कर लूँगा अभी, और दिस इज़ माई ओन फुटर कंपोनेंट नीचे आ गया। जो हेडर कंपोनेंट है उसको थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ओन हेडर कंपोनेंट। तो सेव करते हैं। अब आपका देखिए, दिस इज़ माई ओन हेडर कंपोनेंट, फिर ये जो बीच में आ रहा था सेक्शन, और फिर दिस इज़ माई ओन फुटर कंपोनेंट। तो ये मैंने बना दिया। तो यहाँ तक सबको क्लियर है?
यहाँ तक जितना चीज़ समझाया आपको क्लियर है? और इसमें आप लोग और भी कंपोनेंट बना के प्रैक्टिस करिएगा अभी थोड़ी देर के लिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ तक पहले बताइए, क्लियर है? यहाँ तक का डाउट आप लोगों को कोई है नहीं इसमें? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब जो चीज़ आपको टफ लग रही थी ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, जो कि बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, वो आपका इजी हो जाएगा। अ, मैं 20 या 30 मिनट पहले या 1 घंटे पहले मैं उसका व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा टाइमिंग। सो आज होगा, दूसरा क्लास भी होगा आपका। तो हम लोग अभी इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप प्रैक्टिस करिए इसको, थोड़ा सा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को, और एक दो कंपोनेंट और बनाइए। उसमें क्या करिए आप लोग, डिव में H1 ही मैं लिख रहा हूँ, तो आप लोग और भी UI विदाउट CSS, क्योंकि मैंने आपको CSS नहीं बताया एम्बेड करना, तो विदाउट CSS आप क्या करिए कि आप लोग वो बनाइए कंपोनेंट, इसी में बनाइए, या इसको हटा के, अब जो बीच में कंपोनेंट है उसको सारे को आप हटा सकते हो, जो ऐप कंपोनेंट है उसको चेंज कर सकते हो। तो वो सब आप लोग करिए एक बार, और फिर हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इसमें कि रिएक्ट जेएस में हमने पिछले जो सेशन था उसमें हमने ऐप क्रिएट कर लिया था, और उसको हमने रन भी कर दिया था। और इसको रन करने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, पहले इसको बंद करते हैं, कंट्रोल सी से ये सर्वर बंद हो जाएगा, और CLS कर देंगे तो हट जाएगा। अब मुझे npm रन डेव करना है, तो मेरा जो है डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और मैं इसको कॉपी कर लूँगा URL को कंट्रोल C करके। सो और इसको हम चल के पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V। तो हमारा ये ऐप जो है स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे पिछले सेशन में। एक बनाया था हेडर कंपोनेंट, जहाँ पे लिखा था दिस इज़ माई ओन हेडर कंपोनेंट, और एक बनाया था दिस इज़ माई ओन फुटर कंपोनेंट, और यहाँ पर एक काउंट था जो कि चल रहा था। सो ये अब यहाँ पर देखिए, ये बोल भी रहा है, यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है एडिट src/app.jsx एंड सेव टू टेस्ट HMR। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि src/app.jsx में आप लोग एडिटिंग करिए, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट जेएस में जो हम लोग एडिटिंग करते भी हैं ना, तो वो जो है हम लोग यहाँ पर जो किया ये भी गलत है। मेन डॉट JSX में भी नहीं करना है आपको, जो भी चेंजेस करने हो सारे ऐप ऐप फोल्डर में करने हैं, ऐप जो ऐप वाला होता है उसमें। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि चेंजेस करते हैं कुछ इसमें, देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि 1 मिनट, अभी दिख रही होगी। तो हम जो भी चेंजेस करते हैं उसको app.jsx फाइल में लिखते हैं। अभी को दिख रही है स्क्रीन?
ये बताइए, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यही चीज़ मेन है कि अभी इसमें क्या हो सकता है कि देखिए, अब आप लोगों को जैसे यहाँ पे ऐप ऐप नाम का था ना, तो ऐप ही रखिए। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ये फुटर वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि आपको ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल में ही चेंज करने हैं। तो इसको मैं फॉर्मेट कर लूँगा। तो ये फॉर्मेट हो गया, और ये दोनों जो है ये भी मैं हटा दूंगा, जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट थे। और इसको चल के हम लोग ऐप के अंदर ही करेंगे। तो ऐप डॉट जेएसएक्स फोल्डर जो है, ये फाइल जो है, इसके अंदर चलते हैं। और देखिए यहाँ से ये डिव जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, देखिए ये एम्प्टी फ्रेगमेंट है ना। यहाँ पर एक एक डिव भी आप बना सकते हो, डिव की जगह ऐसे खाली ब्रैकेट भी दे सकते हो। ये क्या होता है, इसको फ्रैगमेंट बोलते हैं। तो ये फ्रैगमेंट क्या करता है ना, कि जो ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है आपका कोई भी कंपोनेंट में, वो एक ही कंपोनेंट को रिटर्न करता है। तो अगर एक ही कंपोनेंट को करता है, अगर मैं इसको हटा दूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या रिटर्न हो रहा है। पहले डिव हो रहा है, एक डिव के बाद h1 है, फिर एक डिव है। तो ये तीन चार चीज़ें रिटर्न हो रही हैं, जबकि इसको एक ही चाहिए। तो ये क्या करता है, सबको एक के अंदर रैप कर देता है, जिससे कि एरर नहीं आता। अभी मैं अगर इसको हटा दूँ, मल्टीपल मल्टीपल को रिटर्न करूँ, यहाँ से इसको हटा दूँ, ये देखिए तो एरर आने लग गया। देखिए यहाँ पर अभी देखिए अब एरर आ रहा है, देखिए रेड रेड हो गया सब। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरर बता भी रहा होगा, इंटरनल सर्वर एरर बता रहा है, एडजेसेंट जेएसएक्स एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग। तो ये बोल रहा है कि जो भी एडजेसेंट एडजेसेंट मतलब अपने बराबर के लेवल के एलिमेंट्स होते हैं, उनको आप रैप करिए क्लोजिंग एनक्लोजिंग टैग में। मतलब एक टैग में इसको रैप करिए, ताकि जो है ये एक ही जैसा दिखे, मतलब कि एक ही कंपोनेंट यहाँ से रिटर्न हो। अब इसके ऊपर पेरेंट डिव एक बना देंगे, और वो एम्प्टी भी रख सकते हैं ऐसे, या डिव भी रख सकते हैं। तो, और यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इनक्लूड जाएगा, तो एरर भी अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाओगे, तो उसमें आपको रिटर्न एक ही डिव करना पड़ेगा। आप चाहे उसको एम्प्टी फ्रैगमेंट आप रिटर्न कर दीजिए, या फिर डिव को रिटर्न कर दीजिए और उसके अंदर सारा फॉर्म लिखिए, या जो भी आपको करना है। तो ये एरर नहीं देगा, नहीं तो आपको एरर यहाँ पे रिटर्न होगा। अभी मैंने वहाँ से हेडर और फुटर कंपोनेंट हटा दिया था, तो अब वो मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, ऐप फोल्डर के अंदर, वो ऐप फाइल के अंदर। तो यहाँ पर ये ऐप फाइल है आपकी, और यहीं पर मैं करूँगा। तो ऐप फाइल जो है आपकी स्क्रीन और अब दिख रही होगी। हम लोग अब ये जो ये ऐप फोल्डर है, इसी के अंदर क्या करेंगे, ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल के अंदर हम लोग अपना हेडर और फुटर को एम्बेड करेंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो मैंने हेडर और फुटर कंपोनेंट बनाया था, उसको मैं इंपोर्ट करूंगा ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल के अंदर। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, और यहाँ पे पाथ देना है तो डॉट स्लैश, और यहाँ पर हेडर आ गया। अब आप डॉट जेएसएक्स लिखिए ना लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि इसमें जो सपोर्टेड है वो हेडर डॉट जेएसएक्स फाइल ही होती है, तो मैं लिखता नहीं हूँ। और इम्पोर्ट फुटर फ्रॉम डॉट स्लैश, और पाथ दे दूंगा फुटर का। मेरा फुटर कंपोनेंट भी आ जाएगा, और मैं इसको सेव कर दूंगा। और मैं अब इसको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो मैंने टॉप जो एलिमेंट है, जिससे मैंने सबको रैप कर रखा है, क्योंकि यही तो आपको सिंगल एलिमेंट भेज रहा है, तो इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडर HEADER, और इसको बंद कर देते हैं। और सबसे लास्ट में जाके जहाँ पे क्लोज हो रहा है आपका,
फ्रैगमेंट टैग उसके ऊपर लिख देते हैं फुटर, FOOTER, और डॉट स्लैश कर देंगे। तो जो है अब ये वैसे ही काम करेगा जैसे वहाँ पे मेन में हम लोग यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। तो यहाँ पर ये लिख रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिट src/app.jsx, तो इसका मतलब है कि आप लोग मेन के अंदर चेंजेस मत करिए। ये बोल रहा है कि app.jsx जो फाइल बनाई हुई है चेंजेस उसके अंदर करिए डायरेक्टली। सो हम लोग यही चीज़ को फॉलो करेंगे कि app.jsx फाइल जो है उसके अंदर चेंजेस करेंगे, ना कि जो है हम लोग किसी और फाइल में चेंजेस करेंगे। सो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। और अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट जेस। तो रिएक्ट जेस में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं। सो अ पीस ऑफ कोड दैट कैन रीयूज सच एज फंक्शन बट मोर पावरफुल देन फंक्शन। सो वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कंपोनेंट को कैसे बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने एक हेडर कंपोनेंट बनाया हुआ है और एक यूज़र कंपोनेंट बनाया है। तो हम लोग अब देखिए काम कैसे करेंगे। ये तो चीज़ें ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि थोड़ा रूल्स को फॉलो करके चलना है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल वे में एप्लीकेशंस को बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए एसआरसी, जो आपका एसआरसी है ना, एसआरसी फोल्डर, ये सारा मैं काट देता हूँ। जो बाकी जो हम लोग कस्टम अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे वो डायरेक्टली एसआरसी फोल्डर के नहीं अंदर बनाएंगे, जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एसआरसी फोल्डर जो है उसके अंदर डायरेक्टली हम लोगों ने क्या बना रखा है, हेडर फुटर। तो ये बहुत ही क्लटर्ड हो जा रहा है, जो आपका कोड है वो बहुत क्लटर्ड हो जा रहा है। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अ, कौन सा कोड चाहिए आपको। हेडर और फुटर वाला तो मैंने आपको शायद भेजा था, हेडर का कोड, फुटर का कोड, ये वाला Ctrl+A Ctrl+C करके इसको भेज देते हैं आपको। ये हेडर का कोड हो गया, इसी में चेंजेस करके आप फुटर का भी कर लीजिएगा। और बाकी जो है हेडर को इंपोर्ट कर लीजिएगा फुटर को, तो फिर वो आपको दिख जाएगा। सो हम लोग अब क्या करते हैं कि देखिए जो ये हेडर डॉट जेसिक्स फाइल है और फुटर डॉट जेसिक्स फाइल है, इसको हम लोग यहाँ नहीं बनाएंगे, इसके अंदर एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे। देखिए एसआरसी फोल्डर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, और यहाँ लिख देंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। सो हम लोग का एक कंपोनेंट्स फोल्डर हो जाएगा। और यहाँ से जो हेडर है इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा कंपोनेंट्स के अंदर। सो मूव कर देंगे। और फुटर को भी मैं यहाँ से मूव कर दूंगा कंपोनेंट्स के अंदर। सो ये भी मूव हो जाएगा। दोनों फोल्डर मैंने कंपोनेंट्स के अंदर डाल दिए। सो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर डाल दिए। अब मैं इसका थोड़ा जहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया वहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ऐप के अंदर यूज़ किया था इसको, तो मैं इंपोर्ट फ्रॉम, अब यहाँ पे डॉट स्लैश नहीं लगा सकते, डॉट स्लैश के बाद मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो डॉट स्लैश करेंट फोल्डर से हम लोग जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, और कंपोनेंट से हम लोग जाएंगे हेडर के अंदर। तो हेडर हमें यहाँ से सॉरी हेडर मिल जाएगा पहले, और उसके बाद हम लोग नीचे वाले में भी चेंज करेंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स फोल्डर, फिर स्लैश फुटर के अंदर चले जाएंगे। सो हम लोग फुटर के अंदर आ गए। सो अब ये सही काम करेगा आपका कोड, और इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अभी भी वैसे ही काम कर रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर इसको बनाएंगे, और कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर ही बहुत सारे कंपोनेंट, जो जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे वो सारे बनाएंगे। इतना आपको समझ आ रहा है, इतना बताइए आप लोग, इतना करिए पहले, यहाँ तक करके बताइए। ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल में करिएगा, जो मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है उसमें ऐप तक ही रहने दीजिएगा। और जो ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल है उसमें आप लोग क्या करिएगा, ये नीचे की तरफ फुटर लगा दीजिएगा और ऊपर की तरफ हेडर। यहाँ पर जो ये आप एम्प्टी टैग देख पा रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। ये क्या होता है कि मान लीजिए आप डिव भी यहाँ लिख सकते हो, इसके जगह आप डिव भी लिख सकते हो, लेकिन
ये क्यों लगाते हैं हम लोग, ये इसलिए लगाते हैं ताकि जो, क्योंकि जो भी कंपोनेंट आप बनाओगे जब वहाँ पे HTML लिखोगे, तो HTML में से जो रिटर्न हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगाया हुआ है, तो ये रिटर्न करेगा एक ही एलिमेंट को। लेकिन जब आप div बनाते हो, H1 बनाते हो, तो बहुत सारे एलिमेंट हो जाते हैं। अब वो सारे एलिमेंट मतलब 10-15 हो जाएंगे, तो उसको एक बनाने के लिए इसके ऊपर एक पेरेंट बना देते हैं। तो वही पेरेंट है ये एम्प्टी टैग। तो इसकी जगह आप div भी लिख सकते हो, क्योंकि वो भी एक कंटेनर एलिमेंट होता है। सो इसीलिए हम लोग इसको एक उसके अंदर रखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही चीज रिटर्न हो रही है, ये पूरा एम्प्टी है, टैग रिटर्न हो रहा है और उसके अंदर सारा चीजें हैं। सो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको हटा देंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट रिटर्न करना होता है, यहाँ से मल्टीपल एलिमेंट आप रिटर्न नहीं कर सकते। अभी आपको दिख रहा है, अभी स्क्रीन क्लियर है? अभी कोई स्क्रीन क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। सो फिर से बता देता हूँ मैं। देखिए जो आपका यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दूँ कि नहीं करूँ, ऐसा करता हूँ, इसको बाहर ही कर देता हूँ, मूव, और इसको यस, और फुटर को मैं बाहर कर दूंगा, फुटर, और ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से बताता हूँ आपको। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग SRC के अंदर डायरेक्टली जो है हेडर और फुटर, जो मैंने कस्टम कंपोनेंट बनाए थे वो भी हम बना रहे थे। तो इससे अभी यहाँ पे तो दो ही कंपोनेंट है, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट जब हो जाते हैं तो क्या होता है ना कि आपको कंफ्यूजन भी होगा। देखिए यहाँ पर इतनी सारी फाइल्स क्रिएट होंगी, तो उसके कम करने के लिए SRC के अंदर हम लोग एक राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाएंगे, और उस फोल्डर का नाम रखेंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर सारे हम लोग कंपोनेंट्स रखेंगे। तो ये जो ये हेडर फुटर है, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके यूं यहाँ से उठाएंगे और ड्रैग करके इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ले जाएंगे, तो मूव कर देंगे और इसके अपडेट कर देंगे इंपोर्ट्स को भी। वैसे ही हम लोग फुटर के कंपोनेंट्स को यहाँ से उठाएंगे और ये भी ड्रैग करके ले जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, और इसको भी अपडेट कर देंगे यस करके। तो हमारे पास जो है कंपोनेंट आ गए इसके अंदर। और अब हम app.js के अंदर जाएंगे और यहाँ जाकर पहले तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, और ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी। तो SRC में ये भी है आपका ना app.js, इसके अंदर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी वही है, और ये कंपोनेंट फोल्डर भी है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ डॉट स्लैश मतलब अभी हम उसी फोल्डर के अंदर हैं, और उसके अंदर फिर हमें कहाँ जाना है, कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ से डॉट स्लैश फिर कंपोनेंट्स के अंदर, और उसके अंदर आपको मिलेगा हेडर, और उसमें से हमें हेडर ला दीजिए। और फिर इंपोर्ट का वही करेंगे फुटर का, तो फुटर को भी ले आएंगे, और उसको फिर दिखाना होगा तो हेडर ऊपर दिखाना है, तो हम हेडर ऊपर कर देंगे और फुटर को नीचे कर देंगे। इसको सेव कर देंगे, तो हमारा जो फाइल है देखिए दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज माई ओन फुटर कंपोनेंट, और ऊपर आ गया दिस इज माई ओन हेडर कंपोनेंट। इतना समझ आया? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक सिंपल सा UI डिज़ाइन बनाएंगे, और जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन बनाते हैं वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग चेंजेस कहाँ करेंगे, ध्यान रखिएगा app.js में। तो पहले मैं हेडर और फुटर को हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए अब हेडर फुटर। तो मैं दोनों को क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा यहाँ से। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, हेडर को डिलीट कर दीजिए, फुटर को कंपोनेंट्स में से, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, मेन डॉट जेएसएक्स की जरूरत है नहीं, ऐप डॉट जेएसएक्स में आएंगे, और मैंने जब डिलीट कर दिया तो यहाँ से भी डिलीट कर दूंगा मैं, ये जो इंपोर्ट किया था मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स में। ऐप डॉट जेएसएक्स में आके हेडर को डिलीट कर देंगे और फुटर को डिलीट कर देंगे। और इसको अगर सेव करते हैं तो देखिए अभी हमें नॉर्मली कैसा दिख रहा है, अभी हमें सिंपल ऐसा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ तक सबका क्लियर है, यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। ऐसा डिजाइन आपको दिख रहा है, इसमें हेडर और फुटर कंपोनेंट नहीं है, ऐसा दिख रहा है आपको, काउंट चल रहा है? ये बताइए दिख रहा है ऐसा? अगर वैसा दिख रहा है तो फिर आगे करते हैं, अपना खुद का डिजाइन बनाते हैं। बताइए ऐसा दिख रहा है आप लोगों का जो यूजर इंटरफेस है ऐसा?
नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है। आप लोग हेडर और फुटर को डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट करके बताइए एक बार। डिलीट कर लिया आप लोगों ने? अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अपना खुद का यूआई बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है ना, इसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स को आप हटा दीजिए। हम लोग अब अपना खुद का वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग अपना जो सारा ये फाइल है ऐप डॉट जी एस एक्स जो फाइल है, ध्यान दीजिए ऐप डॉट जी एस एक्स। इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक ऊपर देखेंगे होंगे आप, तो एक ऐप डॉट सी एस एस भी इम्पोर्ट हुआ है। ये जो ये फाइल है बगल में, ये एक सी एस एस फाइल है जो कि इन्होंने इम्पोर्ट किया है। ये ऐप का ही सी एस एस फाइल है। सो इसको हम इम्पोर्ट रहने देंगे और इसके अंदर के स्टाइल्स को हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे। अभी इसको रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो यहाँ पर ऊपर से ये यूज स्टेट भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। ये वीट लोगो और ये चारों चीज़ें मैं हटा दूंगा यहाँ से। अ, इतना चीज़ हटा देते हैं, ऐप डॉट सी को रहने देंगे। और उसके बाद ये जो कॉन्स्ट काउंट है, सेट काउंट, ये आपको बाद में पता चलेगा, इसको मैं अभी हटा देता हूँ सारा। और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल एम्प्टी कर देंगे इसको। और इसको फॉर्मेट कर लेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देखिए अभी ऐसा दिख रहा है, सेव कर देते हैं इसको। अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, एम्प्टी दिख रहा है बिल्कुल। देखिए यूआई आपका यहाँ तक सबने कर लिया। सब डिलीट कर दीजिए उसमें। यहाँ पर देखिए ऐसा कर लीजिए, खाली ऐप डॉट सी एस एस फाइल रहने दीजिए और सारा अंदर का कंटेंट एम्प्टी कर दीजिए। ये आपका ऐप डॉट जे एस एक्स फाइल है। और इसमें जो ये ब्लैक दिख रहा है ना, ये भी वाइट दिखता है। यहाँ पर जो डिज़ाइन है आपका, ये भी वाइट दिखता है। ये जो पीछे बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा है, ये क्यों क्यों ब्लैक दिख रहा है? ये इसलिए ब्लैक दिख रहा है क्योंकि इसमें सी एस एस फाइल मैंने अभी हटाई नहीं है। सी एस एस फाइल हटा दूंगा तो ये भी वाइट दिखने लग जाएगा। उसको रहने दीजिएगा। यहाँ तक आप लोगों ने किया कि नहीं, ये बताइए। सारा चीज़ डिलीट कर लीजिएगा। और उसके अंदर एक, अब हम इसके अंदर एक H1 डाल के देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर आएंगे। एक्चुअली ये क्या करता है ना कि जब जब ये सिंगल लाइन में होता है तो ये अपने कर्ली ब्रैकेट को हटा देता है। तो वो मुझे नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न के बाद ऐसे लगा दूंगा। और उसके बाद मैं एम्प्टी और ऐसे था। और इसमें क्या करेंगे, हम H1 एक लगा देंगे। H1 फर्स्ट ऐप, ऐसे कर दिया, सेव करते हैं। और ये अब हमें कैसा दिखेगा, देखिए बीच में आ रहा है। ये बीच में क्यों आ रहा है? इसको तो यहाँ पर आना चाहिए बगल में, क्योंकि इस पर सी एस एस लगा हुआ है। और सी एस एस यहाँ पर देखिए, आपको ऐप डॉट सी एस एस में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सी एस एस इस पर लगी हुई है कुछ बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको हटाना नहीं चाहता अभी के लिए, अभी मैं हटाऊंगा बाद में। अभी तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट देख रहा हूँ। तो देखिए आपका सी एस एस लगा है, इसलिए वो सेंटर में आ रहा है, फर्स्ट ऐप लिखा हुआ।
और उसका कलर भी देखिए चेंजेस है इसमें कुछ। तो आपको अगर रीसेट करना है तो सारा इसका कोड हटाना पड़ेगा, तो आपका रीसेट हो जाएगा कंपोनेंट। सो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अपना एक बेसिक सा नैव बार या कुछ भी बनाते हैं इसमें, और देखते हैं करके कैसे कैसे दिखता है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो app.jsx फाइल है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें अपना यूआई बनाऊंगा। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ h1 की जगह क्या करता हूँ, अब यहाँ पर h1 की जगह मैं nav कॉल करूँगा, nav, और nav को बंद कर देंगे। सो ये मेरा nav टैग हो गया एक। और इसके ऊपर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूएल और एल आई करके बनाएंगे, जैसे हम लोग करते थे एचटीएमएल में, सिंपल सा। सो यूएल करेंगे, और यूएल के अंदर एल आई, और मुझे 4 ही चाहिए तो इंटू फोर। सो 4 आ गए हमारे पास। और यहाँ पर पहले कर देंगे होम, दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, सर्विसेज, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए अबाउट अस, और चौथे नंबर पे हमें चाहिए कॉन्टेक्ट अस। सो ये 4 टैग्स हो गए। अब देखिए ध्यान से, इसको सेव करता हूँ मैं, तो अभी ये कैसा दिखेगा, अभी ये नीचे बिल्कुल बीच में आ रहे हैं, तो मुझे ये तो ऊपर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो सी एस एस फाइल है उस पर जाऊँगा, app.css फाइल, और इसमें कंट्रोल ए करके सारा चीज़ उड़ा दूंगा यहाँ से। सेव करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है वो हट जाएगा, तो ये देखिए अभी ऐसा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। सो अभी भी इसमें कुछ कुछ ना कुछ स्टाइल्स हैं। सो उसके लिए एक यहाँ पर होती है, एक index.css फाइल है। सो ये भी एक फ़ाइल होती है, तो ये इसमें से भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमारे इशू कर रही हैं। सो इसको भी मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। सो कंट्रोल ए करके यहाँ पर आएंगे, इंडेक्स डॉट सी एस, कंट्रोल ए, और इसको हटा देंगे, सेव कर देंगे। सो देखिए हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो जैसा कि एचटीएमएल में दिखता था वैसा ही कोड दिखने लग गया है। तो मैंने सी एस एस फाइल को सारे को रीसेट कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया है। और फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस की ज़रूरत नहीं है, ऐप डॉट सी एस एस जो ऐप डॉट जे एस एस की फ़ाइल है उसमें मैं कुछ स्टाइल्स दूंगा। तो मैं पहले तो नैव बार को, नैव टैग को टारगेट करूँगा ऐप डॉट सी एस एस में, और उसको क्या करूँगा कि फ्लैक्स दे दूंगा। सो मैं पहले नैव टैग को टारगेट करूँगा, और उसको क्या दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। सो उससे क्या होगा कि वो मेरा फ्लैक्स हो जाएगा। अभी ऐसे ही दिख रहा होगा आपको, कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अंदर वाले को नहीं किया है। सो अंदर वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूएल पे भी एक क्लास देनी पड़ेगी। तो क्लास या आईडी देते हैं, कंटेनर कंटेनर, या फिर आप कर सकते हो नैप कंटेनर, नैप कंटेनर, कुछ भी नाम दे सकते हो। सो सेव करते हैं, और इसको हम लोग यहाँ टारगेट करेंगे। तो अब ये आईडी था तो हैश लगाएंगे, हैश नैव कंटेनर, जैसा लिखा था वैसा ही कर दूंगा मैं, नैव कंटेनर। और इसमें चल के इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स जब देंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। सेव करते हैं। तो देखिए एक लाइन में तो आ गया। अब मुझे इस पे क्या चाहिए, इसका जो ये डॉट दिख रहा है ये भी ना दिखे, तो इसको करते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप होता है इसमें। तो लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ डिस्क की जगह कर देंगे नन। तो मुझे कुछ भी स्टाइल टाइप नहीं चाहिए। सो मैं इसको कर दूंगा नन। तो यहाँ पर देखिए सारा हट गया। अब मैं जो नैव टैग है उस पर एक बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सो मेरा ये बॉर्डर आ जाएगा एक इस पे। और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ये होम नैप कंटेनर, इस पे बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर इसको देखने के लिए 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ताकि ये अलग अलग दिखे। सेव करते हैं। सो देखिए हमारे पास ऐसा आ रहा है। तो अब इसको क्या करता हूँ मैं, जो ये अंदर वाला है इसका मैं हाइट 100% कर दूंगा, ताकि ये ऊपर तक फुल ले। तो हाइट 100%, हाइट को मैं कर दूंगा 100%। तो चलते हैं देखते हैं। तो और विड्थ को मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, विड्थ इसको कर दूंगा मैं 50%, विड्थ 50%। तो ऊपर वाले का 50% हो जाएगा। तो देखिए विड्थ 50% हो गया।
और तो अब ये जब विड्थ 50% हो गया तो मैं इसको अब क्या कर सकता हूँ, ये जो अंदर इसके लिखा हुआ है इसको मैं फैला सकता हूँ। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा ही हुआ है जब, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, और इसमें कर दूंगा मैं स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड करने से इसके आर पार इधर उधर स्पेस आ जाएगी, तो देखिए ऐसा दिखेगा। अब ये ऐसा जो दिख रहा है तो मैं इसका ये जो 50% है ये कम भी कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका विड्थ जो है वो 40%, ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए और सही से दिखे। तो अब देखिए अब ये छोटा हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो ये नैव है इसका जो बैकग्राउंड है उसको हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसमें मैं कर दूंगा इसको ब्लू वॉयलेट। सो देखिए आपका जो नैव बार है वो ब्लू वॉयलेट हो जाएगा। और उसके बाद मैं जो ये टेक्स्ट है इसको वाइट कर दूंगा। तो उसको वाइट करने के लिए नैव कंटेनर पे जाना पड़ेगा और उसका कलर कर देते हैं वाइट। सो अब देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो गया। और इसको थोड़ा बोल्ड भी करना पड़ेगा, तो फॉन्ट वेट, फॉन्ट फॉन्ट वेट बोल्ड या बोल्डर कर लेते हैं। और उसके बाद इसका टेक्स्ट, इसका जो है साइज, तो फॉन्ट साइज कर लेते हैं। इसमें फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज 40 px करके देखते हैं। सो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, सो हमें करना पड़ेगा 20 px करते हैं, 20। सो सही है, आपका ऐसा दिख रहा है। और मुझे ज़्यादा बोल्ड नहीं करना, तो बोल्ड ही रहने देता है, बोल्डर सही नहीं लगेगा। तो हमारा एक यूआई बन गया। अब ये मैं बैकग्राउंड कलर जो इसका जो ये रेड है बॉर्डर, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ज़रूरत है नहीं। सेव करते हैं। तो देखिए ऐसा दिख रहा है। और ये जो बॉर्डर ऊपर का था इसको भी हटा देता हूँ मैं, बॉर्डर ब्लैक। सेव करते हैं। सो ऐसा दिख रहा है आपका एक नैव बार। जो मैंने ऐप डॉट सी एस एस फाइल है वो लिंक नहीं की, वो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक की हुई आई है। और वो कैसे लिंक हुई है यहाँ पर देखिए, आपका स्टाइल टैग या लिंक टैग नहीं चलता। यहाँ पर आपका देखिए ऐप डॉट जी एस एक्स फाइल है। अब इससे मुझे ऐप डॉट सी एस एस फाइल को लिंक करना है, तो मैं खाली ऊपर लिख दूंगा इम्पोर्ट और उस फाइल का पाथ, ऐप डॉट सी एस एस फाइल का, बस। और फिर जो भी हम देंगे वो लिंक हो जाएगा अपने आप। देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है इम्पोर्ट, फिर इम्पोर्ट मैंने लिखा, उसके बाद स्पेस, फिर डबल कोड लगाना मत भूलिएगा जब पाथ आप देते हो। और उसके अंदर आप क्या लिखोगे, देखिए अभी ये जो सी एस एस फाइल है ये ऐप डॉट जी एस एस के साथ ही है, मतलब उसी डायरेक्टरी में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये एस आर सी डायरेक्टरी में ये सेम, तो डॉट स्लैश फिर ऐप डॉट सी एस एस फाइल को मैंने कनेक्ट कर दिया। और इसी के अंदर सारा मैंने स्टाइलिंग लिख दिया इसका। सो ये देखिए स्टाइलिंग है सारा, और ये ऐप डॉट जी एस एक्स फाइल है। तो अब देखिए ऐसा दिख रहा है आपका जो व्यू है वो आपका कैसा दिख रहा है। ये देखिए ऐसा दिख रहा है। अब इसको आप ए टैग भी लगा सकते हो, यहाँ पर ए टैग लगा दोगे तो ये लिंक की तरह काम करेगा आपका बिल्कुल। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ये आपका स्टाइल है, मैं इसको कॉपी करके भेज देता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको कंट्रोल वी करके आपको भेज देता हूँ। तो ये आपका स्टाइल हो गया सी एस एस, ऐप डॉट सी एस एस में है ये। और उसके बाद मैं आपको भेज देता हूँ ऐप डॉट जी एस एक्स में कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको मैं आपको भेज देता हूँ कंट्रोल वी करके। सो दोनों आपके आपको मिल जाएंगे।
सो बताइए, यहाँ तक क्लियर है आपको? रन करा के देखिए एक बार। ओके, तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने ये कंपोनेंट बनाया है, यहाँ पर देखिए ऐप का नाम का कंपोनेंट है, और इसके अंदर मैंने ये पूरा कोड लिखा हुआ है यूआई का, और उसके बाद मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप किया। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब आपको एक चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, किसी एक चीज़ को, और मतलब कि आप एक चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिख सकते हो। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखने का फ़ायदा क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखते हो, तो यहाँ पर देखिए आपने जहाँ पे इसको इंपोर्ट किया होगा मेन डॉट जेएसएस फाइल में, तो वहाँ आपने इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप डॉट जेएसएस ऐसे लिखना पड़ा। आप डायरेक्टली ऐप लिख रहे हो यहाँ पे, लेकिन अगर आपने इसको एक्सपोर्ट खाली किया होता, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में लिख के खाली एक्सपोर्ट कर दूँ इसको, तो भी सही है। तो फिर मुझे लिखना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऐप किया मैंने, सेव किया इसको, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स में जाके इसको ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पर मुझे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इम्पोर्ट ऐप, और फिर इसको सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको तब भी एक एरर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपोनेंट को हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ही करना पड़ता है। सो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसको डिफ़ॉल्ट ही एक्सपोर्ट करेंगे। जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके, उसको डिफ़ॉल्ट ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। और फिर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि ऐसे लिखूंगा तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा। सो आपको यहाँ से ब्रैकेट बैठाना है। जब डिफ़ॉल्ट आप एक्सपोर्ट करते हो और उसको फिर इंपोर्ट करते हो, तो आपको डायरेक्टली उसको नाम से यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अब आपका आ गया। सो ये ध्यान रखिएगा, दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, एक एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर एक आपका ऐप कंपोनेंट आ गया, ये पूरा नैव बार आ गया है। आपने नैव बार का एक अब आप क्या कर सकते हो, ये तो आपने ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर लिख दिया है ना कोड। यहाँ पर देखिए आपने ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर ही सारा कोड लिख दिया है। यहाँ पर देखिए ऐप डॉट जेएसएक्स और ऐप डॉट जेएसएक्स। सो आप ये क्या कर सकते हो, कंपोनेंट के अंदर जो मैंने कंपोनेंट फोल्डर बनाया था उसके अंदर जाके यहाँ पर राइट क्लिक करिए, और यहाँ बनाइए न्यू फाइल, और न्यू फाइल में यहाँ पर लिख दीजिए नैव बार डॉट जेएसएक्स। आप कंपोनेंट की फॉर्म में उसको बना के रखिए, तो नैवबार डॉट जेएसएक्स। अब ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जो रिटर्न के अंदर कोड है सारा, ये सारा नैप से लेके यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लूँगा, और इसको चल के मैं नैवबार डॉट जेएसएक्स के अंदर, पहले इसके अंदर एक फंक्शन मुझे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा फंक्शन फंक्शन नैव बार, और उसके अंदर मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा, और ऐसे करके अब यहाँ पहले एम्प्टी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद इसके अंदर मैं वही पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नैव कंपोनेंट, इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। अभी जो सी एस एस फाइल है वो तो ऐप डॉट सी एस एस में है, तो उसको मैं क्या करूँगा, वहाँ से सारा सी एस एस हटा दूंगा, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स। तो मैं ऐप डॉट सी एस एस से सारा हटा दिया, और मैं एक सी एस एस फाइल कहाँ बनाऊंगा, कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल, और उसका नाम लूँगा नैव बार डॉट सी एस एस। सो अब इसमें मैं उसी को पेस्ट कर दूंगा जो स्टाइलिंग था। सेव कर देंगे इसको, और अब देखिए नैव बार और नैव बार डॉट सी एस एस हो गया। और नैव बार सी एस एस को मैंने अभी लिंक नहीं किया, लेकिन तो मैं यहाँ क्या कर लूँगा, फंक्शन के ऊपर लिखूँगा इम्पोर्ट
और डबल कोट डॉट स्लैश, और इसके अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं तो आप डायरेक्टली टाइप कर लीजिएगा navbar डॉट सी एस एस ध्यान से लिख दीजिएगा। सेव कर देते हैं। और अभी हम चलते हैं और थोड़ा इधर एक इसको बड़ा कर देते हैं। तो ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल जो है, अब अभी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। सेव कर देता हूँ मैं, तो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि जो navbar डॉट जेएसएक्स में आपने कोड लिखा है उसको कहीं इंपोर्ट तो किया नहीं। और इस एक्सपोर्ट को भी आपने डिफॉल्ट, ये जो navbar है देखिए हल्का दिख रहा है आपको, क्योंकि इसको आपने एक्सपोर्ट नहीं किया। तो पहले इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar, तो यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर दिया navbar को, और उसको मुझे इंपोर्ट का करना पड़ेगा ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले इंपोर्ट का स्टेटमेंट लिखूंगा। तो इंपोर्ट, मैंने डिफ़ॉल्ट किया था इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ navbar फ्रॉम, और मैं यहाँ पा दूंगा तो डॉट स्लैश, उसके बाद कंपोनेंट्स में जाएंगे क्योंकि कंपोनेंट्स में है। कंट्रोल स्पेस करके आप चले जाइए कंपोनेंट्स में, स्लैश यहाँ पे navbar, और इसको सेलेक्ट कर देते हैं। तो मेरा navbar आ गया, लेकिन अभी वो दिखेगा नहीं तो उसको यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा navbar। सेव करते हैं, और अब आप देखिएगा आउटपुट, तो आपको ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पर देखिए navbar दिख रहा है। और अब आपका कोड जो है वो कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग की तरह आपने कर लिया, कि मतलब ऐप डॉट जेएसएक्स जो फाइल था उसके अंदर आपने क्या कर दिया, कंपोनेंट बना दिए, navbar का कंपोनेंट बनाया और उसको यहाँ पर कॉल कर लिया। तो अब मैं सेक्शन का भी बना सकता हूँ, फुटर का भी बना सकता हूँ, सारा कंपोनेंट बना के यहाँ पे दिखा दूंगा तो दिख जाएगा। अब मान लीजिए मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर, अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा यूज़ करना सीख लीजिए चैट जीपीटी वगैरह को भी, क्योंकि अब बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग सारा कोड तो लिखोगे नहीं, है ना। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग जल्दी कोडिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करिए, एक टैब खोलिए और यहाँ पर चैट जीपीटी खोल लीजिए, चैट जीपीटी, और ओपन कर लिया आपने। चैट जीपीटी को ओपन कर लीजिए, ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करके खोलते हैं इसको। सो अब मुझे क्या चाहिए कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि नैप बार तो दिख रहा है, मुझे कुछ मिडल में भी चाहिए। तो मिडल में मुझे क्या चाहिए, देखिए वेबसाइट जो है मेरी, यहाँ पर मुझे बीच में यहाँ पर कुछ कार्ड्स चाहिए, मतलब 3 कार्ड्स या 4 कार्ड्स। तो मैं एक कंपोनेंट चैट जीपीटी के थ्रू बनवाऊंगा, मैं खुद नहीं बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ एक प्रॉम्प्ट दूंगा इसको, क्रिएट अ कंपोनेंट, रिएक्ट कंपोनेंट in which I want uh, section section component where uh, cards are shown in grid format, and also provide its CSS। सो मैंने ये कर दिया और एंटर मार दिया, तो ये अब ऑटोमेटिक मेरे लिए कोड जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए इसने कोड जनरेट कर दिया है, यहाँ पर उन्होंने CSS भी उसकी प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, इन दिस एग्जांपल सेक्शन कंपोनेंट इज अ फंक्शनल कंपोनेंट दैट मेक्स एन एरे ऑफ कार्ड्स एज अ प्रॉप, ईच कार्ड इन द कार्ड एरे इज एन ऑब्जेक्ट विद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टीज, और उसने CSS भी दे दी है। सो इसने मुझे समझा दिया जो इसने कोड दिया है। तो मुझे एक सेक्शन कंपोनेंट डॉट जेएस इन्होंने लिखा है, लेकिन मुझे डॉट जेएसएक्स फाइल बनानी है, सेक्शन कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, और उसमें ये सारा कोड लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कॉपी कोड, पहले कंपोनेंट वाला, और उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स नाम का मेरा फोल्डर था इसके अंदर राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल कर दूंगा। और मुझे क्या बनाना था, सेक्शन कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। सो देखिए मेरा सेक्शन कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स आ गया, और मैंने जो कोड कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। सो देखिए ये कोड थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा अभी, लेकिन मेन मेन चीज़ें जो सिंपल सिंपल चीज़ें वो आप समझ सकते हो अभी, क्योंकि मैंने अभी सिंपल ही आपको बताया। तो यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट किया है। सो रिएक्ट को इन्होंने इम्पोर्ट किया है, फिर इम्पोर्ट सेक्शन कंपोनेंट डॉट सीएसएस, अभी मैंने सीएसएस फाइल बनाई नहीं है, सो मैं उसको ही बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाऊँगा और इस पर न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, और सेक्शन
कंपोनेंट डॉट CSS, और CSS का कोड भी मैं चैट जीपीटी के से जो जनरेट किया है उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कॉपी कोड पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और उसको मैं CSS में डाल दूंगा, कंट्रोल V, और सेव कर दूंगा। मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है इसमें, और मैंने इसको भी सेव कर दिया सेक्शन कंपोनेंट को, लेकिन अभी ये मुझे दिखेगा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर अभी मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया है। एक्सपोर्ट तो इसने किया होगा, जो कोड जनरेट किया होगा, यहाँ पर देखिए इन्होंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेक्शन कंपोनेंट को किया है। लेकिन अब मुझे इसको इंपोर्ट करना है, कहाँ पे, ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे, नैप बार तो है, अब मुझे यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, ये डिफॉल्ट से एक्सपोर्ट हुआ है तो सेक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेक्शन कंपोनेंट। देखिए इसने मुझे पाथ भी दे दिया पूरा, और उसके बाद मैं इसको नैप बार के नीचे कॉल कर लूँगा, सेक्शन कंपोनेंट, और इसको मैं बंद कर दूंगा ऐसे। सेव करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर कुछ एरर है क्या, शो, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है क्या, कार्ड्स, ओके, तो ये कार्ड्स एक पास कर रहा है, लेकिन कार्ड्स मेरे पास है नहीं। सो ये एक डेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे पास कर रहा है ये प्रॉप में, वो कार्ड को मैंने कॉपी नहीं किया है और इसने जनरेट भी नहीं किया है। तो ये सब आपको जब पता रहेगा तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है ये सब बेसिक्स तो नहीं कर सकते। सो यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर बोला भी था कि सेक्शन को इज फंक्शनल दैट टेक्स एन एरे ऑफ कार्ड्स, तो एरे ऑफ कार्ड्स तो मेरे पास है नहीं। सो इन्होंने देखिए यहाँ पर कार्ड्स को क्रिएट भी कर रखा है, और इन्होंने ये पास कर रखा है प्रॉप्स में। तो मुझे ये कार्ड ऐप कंपोनेंट में जाके क्रिएट करना है, कंट्रोल C कर लेंगे, और ये वाला पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो मैं पहले इसको पेस्ट करता हूँ एरे में अपने। सो देखिए यहाँ पर चलेंगे और एक एरे बनाएंगे, तो इसके अंदर मैं एक एरे बनाऊंगा, कंट्रोल V। तो ये कार्ड्स का एरे बन गया। ये मैंने कहाँ पे किया, सॉरी मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, कंट्रोल Z। तो सेव करते हैं, मुझे ऐप डॉट जेएसएस के अंदर यहाँ पर आके एक एरे बनाना है। सो उसके लिए हमें ये कॉपी करना पड़ेगा, ये कार्ड्स पूरा, कंट्रोल C, यहाँ पर चल के मैंने पेस्ट कर दिया। सो मेरा कार्ड्स आ गए, और इसको मुझे यहाँ पे प्रॉप में पास करना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कार्ड्स में कार्ड्स पास किया हुआ है, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। सो इसको आप अभी टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा ये क्या सिंटेक्स है। सो इसका टेंशन मत लीजिएगा, बस आप लोग देखिए वर्किंग कैसे हो रहा है। सो अब देखिए आप सही हो गया होगा, अब देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर कार्ड दिख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए ये कार्ड दिख रहे हैं, सेक्शन कंपोनेंट आपका बन गया एक सेक्शन कंपोनेंट, उसमें कार्ड्स पास हो गए। यहाँ पे आप इमेज भी पास कर सकते हो, और उसको यहाँ पे फैच करके दिखा रहा है। सो यहाँ पर देखिए आपके कार्ड्स बन गए, 3 कार्ड्स हो गए, और इसमें आप लोग इमेजेस भी डाल सकते हो, बाय डिफॉल्ट इमेजेस। सेक्शन कंपोनेंट है आपका देखिए, और ये नैपबार डॉट जेएसएक्स है, तो नैपबार डॉट हटा देते हैं। सेक्शन कंपोनेंट मैंने नया बनाया है अभी, और उसकी CSS भी लिखी है। CSS अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कॉपी किया है चैट जीपीटी के थ्रू, और कंपोनेंट में मैंने चैट जीपीटी से ही बनवाया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर काम कैसे कर रहा है कार्ड्स, तो एक कार्ड्स नाम का एरे है, यहाँ पर देखिए एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे जावास्क्रिप्ट में, कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वही है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसको मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, एक कार्ड्स नाम के वेरिएबल में, और ये कहाँ चला जाएगा, सेक्शन कंपोनेंट के अंदर। और सेक्शन कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ आएंगे तो ये कार्ड्स नाम का जो एरे है यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उन्होंने देखिए कार्ड्स पे मैप लगाया, मैप फंक्शन मैंने आपको बताया था, एरे का फंक्शन जो था मैप। सो ये एक एक करके एक एक ऑब्जेक्ट को इटरेट करेगा, यहाँ पर जो 3 ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3, तो तीनों को एक एक करके इटरेट करेगा, और इसके टाइटल की वैल्यू और डिस्क्रिप्शन के वैल्यू यहाँ से निकाल लेगा, और उसको कहाँ दिखा देगा, यहाँ पे H3 एक इन्होंने बनाया हुआ है डिव के अंदर H3, उसमें कार्ड डॉट टाइटल दिखा रहा है, और P टैग में कार्ड डॉट डिस्क्रिप्शन। तो वही चीज़ें आपकी यहाँ पे कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 दिख जाएंगी, बस इसमें यही वर्किंग है।
मैंने बूटस्ट्रैप से क्या लिया है? बूटस्ट्रैप से तो मैंने कोई चीज़ नहीं ली, मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया है, सिंपल। बूटस्ट्रैप से तो कुछ भी नहीं अभी यूज़ किया है, मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया है, सिंपल। इसमें जो चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो वो पूछ लीजिएगा, अभी पूछ लीजिए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें। यहाँ पर देखिए मैंने एक कंपोनेंट ही बनाया है, सिंपल सा। इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा, ताकि सही से दिखे। तो देखिए फॉर्मेट हो गया है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्ट बना के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉप्स। इसको बोलते हैं प्रॉप्स। तो प्रॉप्स मैं आपको बताऊंगा। सो चैट जीपीटी तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, गूगल में टैब खोलिए, उसमें लिखिए चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी आप जैसे लिखोगे वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखिएगा। यहाँ पर प्रॉम्प्ट मैंने क्या लिखा था मैं आपको दे देता हूँ एक बार। चैट जीपीटी पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था, मैं वो आपको कॉपी करके दे देता हूँ, कि क्रिएट ऐसे करके कंट्रोल सी, और ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दे देता हूँ कंट्रोल वी करके। सो आप कोई भी अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, आपके वो तो आपके लिए होता है कि आपको कोई भी चीज़ जनरली करनी हो तो वो आप कर सकते। तो पूछ लीजिए इसमें, अगर कोई आपको डाउट है। कल से हम लोग देखेंगे इसका फुल फ्लेज्ड, जो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉप्स को देखेंगे पहले। प्रॉप्स, ये जो प्रॉप्स है, प्रॉप्स मतलब क्या होता है, एक कुछ आप डेटा जो है पास कर सकते हो एक कंपोनेंट में। जैसे हम लोग फंक्शन में नहीं पास करते थे, फंक्शन में यहाँ पे पास करते थे। लेकिन प्रॉप्स जो होता है उसमें आप जैसे एट्रीब्यूट नहीं बनाते थे, IMG टैग, उसके अंदर SRC इक्वल टू लिखते थे। तो वैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख के उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, तो वो उस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे चला जाता है यहाँ पर। और उसको फिर हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं कंपोनेंट के अंदर। बस इतना ही सिंपल सा है ये, हम कल समझेंगे इसको इजीली। ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी कुछ डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, अभी तक जो मैंने कराया उसमें। क्योंकि कंपोनेंट का नैव बार कनेक्ट कैसे किए हैं ऐप जैसे। आपके पास नैव बार वाला कंपोनेंट है? वो कंपोनेंट, वो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर आपने बनाए कि नहीं, पहले बताइए। सो हम लोग देखिए आप क्या करेंगे। मेरा देखिए नैव बार यहाँ पर है, आपका नैव बार देखिए, नैव बार डॉट JSX फाइल जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर है। और मुझे कनेक्ट कहाँ करना है, ये कंपोनेंट्स फोल्डर को मैं बंद करता हूँ अगर, तो ऐप डॉट JSX कंपोनेंट्स के बाहर है, तो मैं ऐप डॉट JSX पे जाऊँगा और ऊपर लिख दूंगा ये वाला कंपोनेंट, ये वाला मैं फिर से लिख देता हूँ देखिए, इम्पोर्ट। अब उसमें क्या इम्पोर्ट करना है, नैव बार जो मेरा कंपोनेंट था, फ्रॉम, और फिर उसके बाद मुझे पाथ देना है। तो मैं अभी करंट फोल्डर में हूँ, तो डॉट स्लैश, और उसके बाद मुझे कहाँ जाना होगा, कंपोनेंट्स में। तो मैं कंपोनेंट्स में गया और उसके बाद मुझे फिर स्लैश लगाना है, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा दो कंपोनेंट है, मुझे नैप बार वाला चाहिए, तो नैप बार पे क्लिक कर दूंगा, डॉट JSX। सो मेरे, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नैप बार लिख दूंगा ऐसे, टैग की मदद से, रिटर्न के अंदर। सो मेरा नैप बार कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ आया? थोड़ा इसका आप लोग प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। एक दो बना के देखिए,
और चैट जीपीटी का भी यूज़ करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब आप जो है थोड़ा प्रोफेशनल बन जाइए, क्योंकि आपने जो है अब सीख लिया है, जावास्क्रिप्ट तक सीख ही लिया है। ये वाला समझ आया आपको? सौम्या जी आपका हुआ कनेक्ट? आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉप्स पढ़ेंगे, प्रॉप ड्रिलिंग पढ़ेंगे, और कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, सीएसएस को कैसे अटैच करते हैं, जो आपको अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वो हम लोग फिर से देख लेंगे। और किसी को अगर कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, मैं कल उसको डिस्कस कर लूँगा। और हम लोग एक कल थोड़ा यूआई बना के देखेंगे अपनी तरफ से, जिसमें हम लोग नैप बार को अंदर लिंक बनाएंगे, और 4-5 पेज बना के देखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी क्लासेस कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी तक जो अभी आपको कुछ समझ आ रहा है इसमें? इजी लग रहा है या टफ लग रहा है, कुछ बताइए। कैसा लग रहा है आपको ये समझ के? हाँ, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए जावास्क्रिप्ट जो था वो टफ था, अब उससे इजी इजी चीज़ें आपके लिए हैं। मतलब एक होता है ना, एक लेवल होता है कि आप लोग जब किसी हिल पे चढ़ते हो तो पहले आपको टफ लगता है, फिर उतरते टाइम इजी लगता है, तो वही चीज़ है। जावास्क्रिप्ट आपका पीक था, उसके बाद आपको फिर नीचे आना है, तो आपको ईजी लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें कुछ भी। अब इसी को हम लोग फिर आगे बूट स्ट्रैप से भी कनेक्ट करके देखेंगे, और टेलविंड से भी। तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बताऊंगा। हम लोग आगे की क्लास कल देखते हैं। आगे हम लोग कल को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए ये क्लास वाइंड अप करते हैं यहीं पर।